नमस्कार, सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता में आज हम आपको बताएंगे कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी सलाउद्दीन ने कश्मीर के नौजवानों को आतंकवादी और अपने बच्चों को सरकारी कर्मचारी क्यों बनाया। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे और क्यों जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आतंकवादी के बेटे के समर्थन में आ गई हैं। इसके बाद आपको इतिहास के नए पन्नों की तरफ लेकर चलेंगे, जहां मुगल बादशाह औरंगजेब की जगह अब वेद और उपनिषद ने ले ली है। लेकिन इस परिवर्तन पर कई इतिहासकारों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले सत्ता टॉप 7। लखनऊ से गिरफ्तार आतंकियों से अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। एटीएस को दोनों आतंकियों से राम मंदिर समेत काशी और मथुरा मंदिर के नक्शे भी बरामद हुए। पुलिस आतंकियों की टेलीग्राम चैट की तफ्तीश में जुटी है। लखनऊ में एटीएस की कार्रवाई पर राजनीति शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने यूपी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एटीएस के ऑपरेशन पर सवाल उठाए और एटीएस की कार्रवाई को चुनाव से प्रेरित बताया। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल बम धमाके में जांच तेज हो गई है। एनआईए की 6 सदस्यीय टीम ने दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचकर वारदात के वक्त मौजूद रेलवे के अधिकारियों और कुलियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए आतंकी नासिर खान और इमरान मलिक को शामली में ले जाकर पूछताछ कर सकती है। देश के पहाड़ी राज्यों में आसमानी आफत ने कहर मचा रखा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला में भारी बारिश के बाद पानी की तेज हवा में गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आईं, तो सेंट्रल कश्मीर में गांदरबल में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सिविल लाइन इलाके में मंत्री सत्येंद्र जैन के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हो गई। वहीं दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर ठीकरा फोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2022 में यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान नेता भी मैदान में उतर सकते हैं। राकेश टिकैत के मुताबिक अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत में चुनाव लड़ने पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने भी पंजाब में चुनाव लड़ने की बात कही है। देश में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई। सबसे ज्यादा रिकवरी के मामले में भारत अब दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 6 जनवरी को 1 करोड़ और 13 मई को 2 करोड़ के पार हुई थी। भारत में अब तक 2 लहर आ चुकी हैं, जबकि तीसरी लहर का डर बरकरार है। तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने एक सवाल पूछा है कि महबूबा मुफ्ती आतंकी सलाउद्दीन के बेटों का बचाव क्यों कर रही है। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर जाकर दे सकते हैं। हम आपकी राय को शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। और आज सत्ता की कवर स्टोरी भी यही है कि कैसे जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के बेटों का बचाव किया, जबकि सलाउद्दीन के दोनों बेटों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां चलाने और टेरर फंड जमा करने के आरोप लगे हैं। और इसी वजह से सलाउद्दीन के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया है। आपको पूरा मामला बताएंगे, मगर सबसे पहले सुनिए महबूबा मुफ्ती का हैरान करने वाला बयान। एक बच्चे को, एक लड़के को अपने फादर के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल आप नहीं मान सकते अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव प्रूफ। ये खाली 11 लोग नहीं है, 20-25 लोगों को इस साल में इन्होंने बरतरफ कर दिया। मैंने पहले भी बोला है, बार बार बोला है कि आप एक इंसान को कैद में डाल सकते हो, आइडिया को नहीं। तो आपने महबूबा मुफ्ती की बात सुन ली। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ और 2017 से अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल सैयद सलाउद्दीन ने अपने बेटों को कश्मीर में सरकारी नौकरी दिलाई और फिर घाटी में अपना भारत विरोधी एजेंडा चलाया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लंबे समय से जारी है। घाटी में छिपे दहशतगर्दों को चुन चुनकर मारा जा रहा है। मगर अब उनके मददगारों पर भी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। घाटी में आतंक के अंडरकवर एजेंट की धरपकड़ की जोरदार मुहिम चल रही है। एक एक कर सिस्टम और सरकारी तंत्र में छिपे देश के दुश्मनों को तलाशा जा रहा है, जो पगार तो हिंदुस्तान की सरकार से लेते हैं, लेकिन वफादारी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों से निभाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकी कनेक्शन और टेरर फंडिंग के आरोप में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। खास बात यह है कि इन 11 लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ और ग्लोबल आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। सलाउद्दीन के बेटों को टेरर कनेक्शन में बर्खास्त किया गया है। सलाउद्दीन के दोनों बेटे जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करते थे।
शकील अहमद शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में काम करता था, जबकि शाहिद यूसुफ श्रीनगर में कृषि विभाग का कर्मचारी था। मगर दोनों का असली काम घाटी में दहशतगर्दी फैलाने के लिए फंड इकट्ठा करना और देश के दुश्मनों तक सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाना था। यूएस ने भी सईद सलाउद्दीन को वांटेड लिस्ट में रखा है, तो कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिलिटेंट गतिविधियों में सईद सलाउद्दीन का कश्मीर घाटी को लेकर कितना बड़ा रोल है। और अब इसी को देखते हुए उनके बेटों पर जांच चलाएगी और इस जांच में ये पाया गया कि वो हवाला फंडिंग में मुलव्वस है, कश्मीर घाटी में मिलिटेंट गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मुलव्वस है। जाहिर है सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी अपने पिता के उन्हीं भड़काऊ बातों को स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के जहन में भरने की कोशिश करते होंगे, जो सलाउद्दीन हमेशा से अपनी तकरीरों में भारत के खिलाफ बोला करता है। सलाउद्दीन के दोनों बेटों के साथ बर्खास्त किए गए 11 कर्मचारियों में से 4 अनंतनाग, 3 बडगाम और एक बारामूला, श्रीनगर, पुलवामा और कुपवाड़ा से है। इनमें से 4 शिक्षा विभाग में और 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी थे। इसके अलावा एक कृषि, कौशल विकास, बिजली, शेर कश्मीर अस्पताल और दूसरे स्वास्थ्य विभाग में तैनात थे। इस वक्त भी श्रीनगर के एक आम ओहदे पर एक पाकिस्तान ट्रेंड मिलिटेंट रिकॉर्डेड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्डरली निकालने से क्या होता, ऑर्डरली गरीब है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को पूछो आप कैसे गए थे और गन के पॉइंट पर आपने कैसे नौकरी ले ली। सोचिए तमाम लोग देश के लिए कितने खतरनाक साबित हो रहे थे, जिनका काम सफेद पोश की शक्ल में आम शहरियों के बीच रहते हुए देश विरोधी साजिश रचना था। जम्मू कश्मीर में जिहाद और आजादी के नाम पर युवाओं को बरगलाने वाले सरगनाओं का काला सच आज हम आपको बता रहे हैं। आपको बताते हैं कि आम कश्मीर के बच्चों के हाथ में हथियार थमाने वाले अलगाववादियों के अपने बच्चे क्या करते हैं। और इसके लिए पहला नाम आपको सैयद अली शाह गिलानी का बताते हैं और पहले सुनते हैं कि सैयद अली शाह गिलानी कैसे कश्मीर के नौजवानों को भड़काता है। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर आहद करो कि हम इस अमानत की हिफाजत करेंगे। दोनों हाथ इंशाअल्लाह। तो आपने देखा, अब जरा दूसरी स्थिति देखिए। सैयद अली शाह गिलानी का जो बेटा है उसमें जहूर गिलानी सऊदी अरब में काम करता है और एक बेटी सऊदी अरब में टीचर है, दामाद उसके इंजीनियर हैं। अब मीरवाइज उमर फारूक को सुन लेते हैं। हिंदुस्तान ने यहां पर आवाम का काफिया इतना तंग कर दिया है कि आज कश्मीर का नौजवान ये महसूस कर रहा है उसे उसके पास और कोई चारा नहीं है कि वो आए और सड़कों पर एहतजाज करे। और अब अगर इनके रिश्तेदारों को भी देख लें आप, तो मीरवाइज की बहन रूबिया फारूक अमेरिका में डॉक्टर है। इसी तरीके से आप कोई भी आतंकवादी या अलगाववादी को देखेंगे तो इन लोगों के रिश्तेदार अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। आसिया अंद्राबी जो कि हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलती है, उसका एक बेटा मलेशिया में है, दूसरा बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बहन मरियम अंद्राबी मलेशिया में रहती है। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभाग और सफेद पोश लोगों के बीच छिपे देशद्रोहियों को पहचान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का एक गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स को सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का विशेष अधिकार है। टास्क फोर्स में पुलिस, कानून और न्याय विभाग के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये अधिकार संविधान के अनुच्छेद 311 2C के तहत सरकार को मिले हुए हैं। इस अधिकार के साथ सरकारी कर्मचारी को बिना जांच कमेटी का गठन किए बर्खास्त किया जा सकता है। अपने भड़काऊ भाषणों में जन्नत में आग लगाने वाले ये अलगाववादी आलीशान घरों में रहते हैं। आराम तलबी की हर चीज इनके पास मौजूद है। आतंक का कारोबार करने वाले इन अलग अलगाववादियों के पास हर चीज इस तरीके की मौजूद है। इनकी बात पर भरोसा करने वाले हर कश्मीरी के लिए यह जानना जरूरी है कि जन्नत के स्वयंभू नेता बने इन अलगाववादियों के बच्चे क्या करते हैं। तो आप देखेंगे अशरफ सहराई बेटा इसका खालिद और आबिद। अशरफ सऊदी अरब में नौकरी करता है। मोहम्मद शफी रेशी इनका बेटा अमेरिका में PhD कर रहा है। अशरफ लाया इनकी बेटी पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। बिलाल लोन एक बेटी लंदन में रहती है, दूसरी बेटी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती है। ख्वाजा फिरदौस यानी बेटा इनका जो फिरदौस वानी का जो बेटा है वो पाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करता है। निसान हुसैन इनका बेटा और बेटी दोनों ईरान में रहते हैं।
तो आम कश्मीरी से ये अलगाववादी कुर्बानी और जिहाद की बात करते हैं, लेकिन इनकी खुद की संतानें आराम से विदेश में रह रही हैं और अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। तो आतंक के आकाओं का इतिहास जानने के बाद अब बात इतिहास के पाठ्यक्रम की। इतिहास की उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो अतीत में घटित हुई हैं। इतिहास की घटनाओं से मौजूदा वक्त में पढ़कर हम लोग सीख लेते हैं और उससे अपना भविष्य सुधारते हैं। यानी इतिहास की सीख भविष्य की बुनियाद है। देश के इतिहास के पाठ्यक्रम को लेकर विवाद हो गया है। विवाद इसलिए क्योंकि एक पक्ष नए साक्ष्यों की रोशनी में इतिहास में बदलाव चाहता है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है कि जो इतिहास है वो सही है, उसमें बदलाव मुमकिन नहीं। देश के शिक्षा संस्थानों में इतिहास का सिलेबस क्या हो, इसको लेकर फिर विवाद शुरू हो गया है। इतिहास के पाठ्यक्रम को लेकर अरसे से चल रहे विवाद के बाद अब शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने बड़ा कदम उठाया है। समिति ने तय किया है कि अब स्कूलों में पढ़ाए जा रहे इतिहास को दुरुस्त किया जाएगा। किताबों से भ्रामक और गैर ऐतिहासिक तथ्यों को हटाया जाएगा। जैसे आर्यों के बाहर से भारत आने को लेकर चल रहे तर्क को ठीक किया जाएगा। देश की महान विभूतियों की छवि को भी सही तरीके से पेश किया जाएगा। जैसे शिवाजी को बेहतर शासक दिखाया जाएगा, न कि छोटे छोटे अभियानों का नायक। इतिहास के पाठ्यक्रम में सभी कालखंडों को बराबर से पढ़ाया जाएगा। आरोप लगता रहा है कि अभी सिर्फ मध्यकाल और खासकर मुगल काल को ही तरजीह मिलती है। इतिहास लेखन को लेकर उठते सवालों के बीच एक पक्ष पहले से पढ़ाए जा रहे सिलेबस को ही जारी रखने की हिमायत कर रहा है। वहीं दूसरे पक्ष का तर्क है कि नई रिसर्च और तथ्यों के सामने आने के बाद से इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव जरूरी है। कि वर्षों से हम जो पढ़ते चले आ रहे थे, इतिहास जो पढ़ रहे थे, उसको एक भारतीय दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत थी। इसलिए भारत के बारे में जानें, भारत की जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में जानें, भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानें। ये तो कोई भी सोचता है, अपने देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानना तो कोई गलत बात नहीं है। तो इसलिए हमने उसको ये सोचा कि हम लोग भारतीय दृष्टिकोण से, इंडियन पर्सपेक्टिव से उस सिलेबस को कैसे देख सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने इतिहास का नया पाठ्यक्रम बनाने का कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। यूजीसी ने चंद दिन पहले ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में इतिहास के पाठ्यक्रम बदलाव का प्रस्ताव किया है। इतिहास ऑनर्स के पहले पेपर में आइडिया ऑफ भारत को शामिल किया गया है। इसमें भारतवर्ष के विचार के साथ साथ वेद, वेदांत, उपनिषद को शामिल किया गया है। इसमें जैन और बौद्ध साहित्य, स्मृति, पुराण को भी पढ़ाने का प्रस्ताव है। इतिहास के पाठ्यक्रम से मुगल काल के हिस्से को कम किया गया है। इस बदलाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल मौजूदा पाठ्यक्रम पर भी हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर इतिहास किस नजरिए से पढ़ाया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इतिहास को लेकर बदलाव पर जोर क्यों दिया जा रहा है। समिति के मुताबिक मौजूदा पाठ्यक्रम में मध्यकालीन इतिहास को ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। मौजूदा पाठ्यक्रम में मुगल और दूसरे आक्रांताओं के इतिहास को ज्यादा जगह दी गई है। मौजूदा सिलेबस में प्राचीन और आधुनिक इतिहास का हिस्सा कम है। छात्रों की समझ बेहतर हो, इसके लिए इतिहास के सभी कालखंडों को समान रूप से पढ़ाना जरूरी है। तो गार्गी, मैत्रेय, रानी चन्नम्मा, चांद बीबी और ऐसे कई ऐतिहासिक नाम हैं जिन्होंने अपने वक्त में अपने समय के इतिहास को नई दिशा दी। लेकिन मौजूदा सिलेबस में इन नामों को उतना महत्व नहीं मिला जितना मुगल शासकों और दूसरे आक्रांताओं को मिला है। आप औरंगजेब के उदाहरण को समझिए। इतिहासकारों के मुताबिक साल 1669 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों के विध्वंस का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और मथुरा के पवित्र मंदिर को गिराने का आदेश दिया गया। मथुरा में मंदिर को गिराकर मस्जिद बनवाई गई। औरंगजेब के राज में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों को सरकारी नौकरियां मिलती थी। कैदियों के इस्लाम कबूल करने पर सजा में छूट दी जाती थी। ऐसे औरंगजेब के इतिहास को पुस्तकों में दयालु और न्यायप्रिय शासक के तौर पर दिखाया गया है। पूरे मध्यकाल के इतिहास का बड़ा हिस्सा औरंगजेब के राज पर खर्च होता है, लेकिन गार्गी, मैत्रेयी, रानी चन्नम्मा, चांद बीबी जैसे नामों को फुटनोट के तर्ज पर निपटा दिया जाता है। हर मुगल शासक ने हिंदू पर जाजिया नाम का कर लगाया। इसके बाद भी इतिहास में उन्हें धर्मनिरपेक्ष दिखाया जाता है। सबसे कट्टरपंथी औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए मंगाई गई चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर उन्हें प्रताड़ित किया। इस्लाम कबूल नहीं करने पर गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवा दिया। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों की हत्या कराई। ऐसे औरंगजेब को इतिहास में सेकुलर छवि वाला शासक बताया जाता है।
बताया जाता है कि औरंगजेब ने भारत के बड़े हिस्सों को एकजुट किया और देश में न्याय का शासन स्थापित किया। आज इसी इतिहास पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों के बाद भी इतिहासकारों का एक पक्ष इतिहास में बदलाव का विरोध कर रहा है। पर देखिए, हिस्ट्री इज नॉट स्टैटिक डिसिप्लिन। हिस्ट्री हर समय डायनेमिक डिस्कोर्स है, हर समय बदलता रहता है, लेकिन किस दिशा में आप बदल रहे हैं हिस्ट्री को और सिलेबस को, ये इंपॉर्टेंट है। आप आगे के लिए ले जाना चाहते हैं या पीछे धकेलना चाहते हैं, ये तो जब आपका सिलेबस और कोर्स कंटेंट देखेंगे तब पता लगेगा कि आप कथा पढ़ा रहे हैं कि इतिहास पढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आपने विरोध की आवाजें सुनी, अब आपको इतिहास से जुड़े दूसरे तथ्य की जानकारी भी देते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजें हमारा नजरिया तय करती हैं और हमारा नजरिया देश का वर्तमान और भविष्य तय करता है। कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। आप पहले इस फैक्ट को समझिए। देश में मुगल नायक, देश के नायक, इन तस्वीरों को समझिए। इन लोगों के नाम पर किस तरीके से जगह रखी गई और जो देश के असली नायक थे वो गुमनाम है। बाबर के नाम पर 61 जगहों को रखा गया, हुमायूं के नाम पर 11 जगहों का नाम है और अकबर के नाम पर 251 जगहों का नाम है। जहांगीर के नाम पर 141 जगहों का नाम है, शाहजहां के नाम पर 63 जगहों का नाम है, औरंगजेब के नाम पर 177 जगहों का नाम रखा गया। लेकिन इस सब के बीच में जो हमारे और दूसरे नायक हैं वो कहीं गायब है। यानी देश के इतिहास में मुगल शासकों को पहले महान साबित किया गया, फिर उनके नाम पर देश के अहम जगहों और स्मारकों के नाम रखे गए ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे सीख लें, इन्हें याद रखे। सोचिए, आखिर कट्टर औरंगजेब जिसने अपने पिता को राजपाट के लिए कैद कर लिया, उसने देश के नौनिहाल उससे क्या सीखेंगे? क्या आप चाहेंगे कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा औरंगजेब की तरह बने जो सिंहासन के लिए अपने भाइयों का कत्ल कर देता हो? एक नहीं, अनेक ऐसे भारतीय नायक हैं जिनका नाम आपने इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ा होगा। हम आपको बताते हैं। भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, चाणक्य, राजा दाहिर, रानी दुर्गावती, रानी किरण देवी राठौर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी चन्नम्मा, चांद बीबी, झलकारी बाई। याद कीजिए, क्या आपने इतिहास की किताबों में जितना मध्यकाल के मुस्लिम राजाओं के बारे में पढ़ा है उतना इन धरती के नायकों के बारे में पढ़ा है? सोचिए, आखिर क्यों इनके योगदान को कम किया गया या भुला दिया गया? इतिहास के बाद अब बात वर्तमान की। वर्तमान इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास होगा। तो आज की राजनीतिक खबर बिहार से, इस तस्वीर को देखिए। सवाल यही है कि क्या सियासी चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस गए हैं और ये सियासी चक्रव्यूह किस तरीके से बुना हुआ है? इसमें एक तरफ बीजेपी नाराज नजर आ रही है, दूसरी तरफ लालू यादव जो कि चिराग पासवान को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिराग पासवान अपनी रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं और उधर जेडीयू में भी असंतोष नजर आ रहा है, लेकिन इसकी जो धुरी है वो नीतीश कुमार ही हैं। समझिए, ऐसे क्यों कहा जा रहा है? इसलिए बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब थोड़े घिरते हुए दिख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में नीतीश के करीबी आरसीपी सिंह को शामिल किए जाने से जेडीयू में कई दिग्गज नाराज हैं। आरसीपी सिंह से असंतुष्ट नेता पार्टी में अपने पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। लल्लन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि जेडीयू के दिग्गज नेता अभी खुलकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में तो मुख्यमंत्री जी कह ही चुके थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकृत थे, उसमें हम क्या बताएं? लेकिन सब कुछ ठीक है ना, एकदम सब ठीक है। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, रूटीन मुलाकात है। नहीं, ऐसा थोड़े है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हम लोगों की मुलाकात बंद हो जाएगी। मुलाकात पहले भी हो रही थी, आज भी है, आगे भी रहेगी, क्योंकि पार्टी को आगे बढ़ाना है तो एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा तो करते रहना पड़ेगा। नीतीश की दूसरी परेशानी सहयोगी पार्टी बीजेपी को लेकर है। गठबंधन में बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन नीतीश सीएम हैं, इसलिए बीजेपी के नेता गाहे बगाहे नीतीश पर निशाना साधते रहते हैं। अब मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश को निशाने पर लिया है। सरकार तो पिछला 2005 से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। लॉ एंड ऑर्डर जो है लगातार मतलब जितना होना चाहिए उतना अच्छा तो हम नहीं कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का और मजबूती से मतलब होना चाहिए और जो सुशासन का जो राज है वो दिखना चाहिए, जो अभी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी कैसे नीतीश को घेर रही है ये भी हम आपको बताते हैं।
लेकिन पहले समझिए कि जेडीयू और बीजेपी के नाराज नेता क्यों नीतीश को घेर रहे हैं। संकट में क्यों है नीतीश कुमार? नीतीश कह चुके हैं कि बतौर सीएम ये उनका आखिरी टर्म है। जेडीयू में नीतीश के बाद कौन इस सवाल पर घमासान शुरू हो गया है। आरसीपी सिंह नीतीश के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनके मंत्री बनने से दूसरे नेताओं को लग रहा है कि नीतीश के बाद आरसीपी सिंह पार्टी पर हावी हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता भी अब नीतीश के बाद की रणनीति पर आगे सोच रहे हैं। और अब एक बड़ी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई। चित्रकूट में हुए संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक में तय किया गया कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कोऑर्डिनेशन का काम अब संघ के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार देखेंगे। पिछले 7 साल से संघ और बीजेपी के बीच समन्वय का काम डॉक्टर कृष्ण गोपाल देख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों से डॉक्टर कृष्ण गोपाल का दायित्व परिवर्तन किया गया है। वो अब विद्या भारती, लघु उद्योग भारती का काम देखेंगे। साथ ही डॉक्टर कृष्ण गोपाल संघ के साहित्य और राम जन्मभूमि निर्माण के काम में भी भैयाजी जोशी के साथ सेवा देते रहेंगे। और ये नहीं होता, राजनीति में विचारों से होता है। और हमने कहा है कि अगर वो गुलवर्कर की धारा से हटकर अम्बेडकर की धारा को स्वीकार करते हैं और इस धारा के साथ अगर मिल करके करते हैं तो निश्चित रूप से जो गुलवर्कर की धारा को आज जो मजबूती मिल रही है उस धारा को कमजोर करने का काम बखूबी रूप से बहुत कम समय में किया जा सकता है। हालांकि संघ के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर अरुण कुमार को ही ये जिम्मेदारी क्यों दी गई। तो आपको अरुण कुमार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी दे देते हैं। अरुण कुमार के केंद्र सरकार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अच्छे तालमेल हैं। वो हक के साथ अपनी बात रखने और मनवाने के लिए महारथी माने जाते हैं। अरुण कुमार संघ के थिंक टैंक और जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक भी रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से धारा 35A और आर्टिकल 370 हटाने में अरुण कुमार ने खास भूमिका अदा की। इस दौरान अरुण कुमार का गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन तालमेल बना और नजदीकियां भी बढ़ी। सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर भी अरुण कुमार ने केंद्र सरकार के साथ काम किया। बताया जा रहा है कि इन्हीं वजहों से अरुण कुमार और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच संबंध मजबूत हुए। इसके अलावा संघ में कुछ और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रदीप जोशी को सह संपर्क प्रमुख बनाया गया है। प्रदीप जोशी कोलकाता में पूर्व क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रचारक थे। अब उनका केंद्र कोलकाता की जगह चंडीगढ़ होगा। प्रदीप जोशी पूर्व सर संचालक केसी सुदर्शन के सहायक भी रहे हैं। बंगाल में जमीन पर कार्यकाल पूरी टीम को भी बदल दिया गया है। संगठन परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।